फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की लॉस एंजल्स पुलिस ने एक सिख युवक को उस समय गोली मार दी जब वह सड़क पर तलवार लहरा रहा था। बताया जा रहा है कि युवक सड़क पर प्राचीन मार्शल आर्ट गटका का प्रदर्शन कर रहा था, जिस दौरान उसे गोली मार दी गई। गोली मारे जाने की घटना पुलिस के बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने दावा किया कि 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह लॉस एंजल्स के क्रिप्टो.com एरेना के पास तलवार लहरा रहा था। इस दौरान रोकने पर उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गोली मारी गई। ABC7 न्यूज़ के अनुसार यह घटना 13 जुलाई को हुई। हाल ही में वीडियो के ऑनलाइन सामने आने के बाद इसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वीडियो फुटेज में वह 2 फुट लंबी तलवार लहराता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी पहचान खंडा के रूप में हुई थी, जो भारतीय मार्शल आर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली दोधारी तलवार को कहा जाता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी चाकू लहरा रहा है, जिसके बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और 911 पर कॉल करने के बाद लोगों ने बताया कि 35 वर्षीय गुरप्रीत सिंह ने चौराहे के बीच अपनी कार रोकी, बाहर निकला और लोगों पर तलवार तानने लगा। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग LAPD पुलिस के यूट्यूब चैनल पर शेयर एक वीडियो में एक गुरप्रीत ने बड़े चाकू से अपनी जीभ काट ली। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने ABC7 से कहा कि अधिकारियों ने सिंह को हथियार गिराने के लिए कई बार कहा, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद वो गाड़ी में लौटा, पानी की बोतल निकाली और अधिकारी पर फेंक दी। पुलिस ने आगे बताया कि इसके बाद गुरप्रीत अपनी कार में बैठकर ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की से चाकू लहराते हुए भागा। पुलिस ने बताया कि अधिकारी ने उसका पीछा किया, जिसमें गुरप्रीत ने रैश ड्राइविंग की और एक अधिकारी की गाड़ी से टकरा गया। अधिकारियों ने कहा कि गुरप्रीत 12 स्ट्रीट के पास रुका और उन पर चाकू से हमला करने दौड़ा। इस दौरान पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी। सिंह को गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने 2 फीट लंबी तलवार की है। ये बात करें चीन और भारत की। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान बड़ा खेल कर दिया। उसने भारत के करीबी दोस्त आर्मेनिया के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। आर्मेनिया पिछले कुछ वर्षों से भारत के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल है। ऐसे में चीन की रणनीतिक साझेदारी से भारत के डिफेंस सेक्टर को बड़ा झटका लगने की आशंका है। कुछ दिनों पहले ही आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मियोरजान ने कहा था कि उनका देश चीन के साथ बिना किसी सीमा के संबंधों को गहरा करना चाहता है। आर्मेनिया की चीन से दोस्ती को नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद रूस से अलग विदेश नीति में विविधता लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया CCTV ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने थिएनचिन गेस्ट हाउस में आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से मुलाकात की। पाशियान शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फांसीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चीन आए हुए हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने चीन और आर्मेनिया के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से कहा कि चीन और आर्मेनिया को एक दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करना चाहिए और सभी क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना चाहिए। जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को उच्च गुणवत्ता के साथ बेल्ट एंड रोड पहल का संयुक्त रूप से निर्माण करना चाहिए, संपर्क को मजबूत करना चाहिए, दोनों देशों के लोगों के लिए अधिक लाभ पैदा करने हेतु शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि चीन शंघाई सहयोग संगठन में आर्मेनिया के प्रवेश का समर्थन करता है, सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए आर्मेनिया के साथ काम करने को तैयार है। इस दौरान आर्मेनियाई प्रधानमंत्री पाशियान ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने अभूतपूर्व प्रगति की है और आर्मेनिया अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से सीखने की आशा करता है। रणनीतिक साझेदारी की स्थापना आर्मेनिया चीन संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाएगी, नए अवसर लाएगी और द्विपक्षीय सहयोग में नई ऊर्जा का संचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आर्मेनिया एक चीन सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है और चीन के साथ आर्थिक व्यापारिक सहयोग का विस्तार करने, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय मामलों पर घनिष्ठ समन्वय बनाने रखने और द्विपक्षीय संबंधों के और विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। भारत और आर्मेनिया ने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों डॉलर के रक्षा समझौते किए हैं। इसमें आर्मेनिया की सैन्य ताकत पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ी है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद RIAC की रिपोर्ट में बताया गया कि आर्मेनिया ने 2022 और 2023 के बीच भारत के साथ लगभग $1.5 बिलियन के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान आर्मेनिया ने भारत से 214 मिलीमीटर पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 155 मिलीमीटर ATGS आर्टिलरी सिस्टम, जेट्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम, आकाश 1S और आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, कोंगुर एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, मोर्टार और अन्य कई सैन्य उपकरणों की खरीद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि टैरिफ मुद्दे पर संघीय अपीलीय कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। व्यापार घाटे को आर्थिक आपातकाल बताकर भारत समेत कई देशों पर थोपे गए टैरिफ पर उनकी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में कितनी खरी उतरेंगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि उन्होंने आर्थिक आपातकाल से जुड़े जिस कानून को आधार बनाया उसमें टैरिफ शब्द का जिक्र तक नहीं है। विभिन्न देशों में टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने 10 को पुराने आर्थिक आपातकालीन कानून
IEEPA का सहारा लिया, जो विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने, विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असाधारण खतरों से निपटने के उपाय करने की अनुमति तो देता है, लेकिन इसमें टैरिफ लगाने जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खुद अपील कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर अमेरिकी संसद का इरादा राष्ट्रपति को ऐसी असीमित शक्तियां देने का होता तो 1977 में बने इस कानून में वह शुल्क लगाने के बाबत स्पष्ट तौर पर कोई प्रावधान करती। IEEPA अधिनियम राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय लेन देन को प्रतिबंध करने या विनियमित करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी असामान्य और असाधारण खतरे के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद शुल्क लगाने के लिए वैकल्पिक प्राधिकरणों का हवाला दे सकते हैं। बताओ उदाहरण 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 राष्ट्रपति को उन देशों से आयात पर 150 दिनों के लिए 15% की दर से शुल्क लगाने की अनुमति देती है जिनके साथ अमेरिका का बड़ा व्यापार घटा है। व्यापार अधिनियम की धारा 301 उन देशों से आयात पर कर लगाने की अनुमति देती है जो अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त पाए गए हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चीन पर किया था व्यापार कानून की धारा 301 का इस्तेमाल। ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन के साथ अमेरिकी व्यापार युद्ध के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया था। IEEPA के बिना राष्ट्रपति की तरफ से लागू किया जा सकने वाले शुल्कों और उनके लागू करने के तरीके सीमित हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी खास परिस्थिति में कांग्रेस के समर्थन से टैरिफ लागू करने का प्रयास कर सकते थे। 1977 के इस कानून का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से दुश्मनों पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए किया जाता रहा है। ट्रंप टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का इस्तेमाल करने वाले ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल में इस आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की थी कि अमेरिका अपने निर्यात से ज़्यादा आयात करता है, जैसा कि देश दशकों से करता आ रहा है। लगातार व्यापार घाटा अमेरिकी विनिर्माण क्षमता और सैन्य तैयारियों को कमजोर कर रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका के संघीय अपीलीय कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए अधिकांश टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ को लागू करने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम IEEPA का सहारा लिया वह उन्हें असीमित शक्तियाँ प्रदान नहीं करता। माना जा रहा है कि इस कानूनी चुनौती से भारत को भी राहत मिल सकती है। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया है, तब तक टैरिफ पर कोई रोक नहीं रहेगी। अपीलीय कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। कोर्ट ने 7 से 4 के बहुमत से सुनाए फैसले में कहा, ट्रंप की तरफ से IEEPA के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाना अधिकारों का दुरुपयोग है। ऐसे कर लगाने का अधिकार सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस संसद को है। कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि IEEPA लागू करते समय कांग्रेस का इरादा राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का सीमित अधिकार देने का रहा होगा। मई में निचली कोर्ट ने भी कहा था कि ट्रंप के पास अमेरिका में आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर शुल्क लगाने का सीमित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए यह आदेश सुनाया है। कोर्ट का फैसला 7 अगस्त से भारत पर लागू 25% व्यापार टैरिफ और रूसी तेल आयात की वजह से 27 अगस्त से लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ पर भी असर डालेगा। दरअसल ट्रंप ने इन्हें अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल करके ही थोपा था। स्टील और एल्यूमीनियम पर 50% शुल्क जैसे क्षेत्रीय शुल्क इस कानूनी चुनौती के दायरे में नहीं आते, जिन्हें ट्रंप ने 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 का इस्तेमाल करके लागू किया था। 1970 में लागू IEEPA का उपयोग राष्ट्रीय आपात स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। ट्रंप पहले राष्ट्रपति जिन्होंने इस्तेमाल आयात शुल्क के लिए किया है। उन्होंने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल बताकर टैरिफ लगाया। आइए हम बात करें पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई भयानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। बीते 24 घंटे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को कई जगह बांध तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि बड़े शहरों को बाढ़ से बचाया जा सके। शनिवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक और तेज बारिश की चेतावनी दी है। पंजाब प्रांत के करीब 1700 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें सिखों का पवित्र स्थल करतारपुर भी शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के मुताबिक 26 जून से शुरू हुए मानसून से अब तक देश भर में 882 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की जान गई है। करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए हैं। अब तक 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगभग 2000 गांव डूब गए हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन ने मंडी, बहाउद्दीन, चीनी ओट और झंग समेत कई इलाकों में 7 जगह बांध तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक केवल चिनाब नदी से 1169 गाँव प्रभावित हुए हैं। रावी नदी से 462 गाँव और सतलज से 391 गाँव डूबे हैं। पूरे प्रांत में 351 राहत व मेडिकल कैंप चलाए जा रहे हैं। लाहौर में करीब 40 साल बाद 2 दर्जन कॉलोनियाँ पानी में डूब गई। वहीं मुल्तान शहर में और बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चिनाब नदी में अगले 24 घंटे में 8 लाख क्यूसेक का पानी आने की आशंका जताई गई है।
एनडीएमए ने चिनाब, रावी और सतलज नदियों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। खासकर सतलज नदी में 1955 जैसी स्थिति बन रही है। कसूर जिले में खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पीडीएमए ने इसे सबसे भयानक बाढ़ बताया। कहा कि मानसून का नौवां दौर 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश और नदियों के उफान से संकट और गहराता जा रहा है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.